गुड इवनिंग। आप सभी का सार्थक संवाद में फिर से स्वागत है। कल हम लोग एक लाइव सेशन किए थे और कल हम लोगों ने बीपीएससी जीएस पेपर में आने वाले प्रश्नों के ट्रेंड्स को डिस्कस किया था। वहाँ पर किन किन बातों को ख्याल में रखना था इसको डिस्कस किया था और आज हम लोग उन्हीं बातों को जीएस पेपर के विभिन्न सेगमेंट के अनुसार डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्नों को और उस प्रश्नों के आधार पर हमारा जो अप्रोच क्या होना चाहिए उस अप्रोच को, और इसके साथ ही पढ़ाई के लिए हमारे पास क्या स्रोत सामग्री होनी चाहिए, कहाँ से हम अध्ययन करें, इन सब बातों को फिर से एक बार सर्वेश सर से डिस्कस करने जा रहे हैं। और इन्हीं सब बातों के ध्यान में हम सर से यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैंडिडेट्स को, अभ्यर्थियों को पढ़ते वक्त किन किन बातों को ख्याल में रखना चाहिए, और फिर जब वो उत्तर लिखने के लिए एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो वहाँ पर उनको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो हम लोग सार्थक संवाद में सर का स्वागत करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। नववर्ष की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आप लोगों को भी नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो इस अभी जो हम लोग जब 66वीं बीपीएससी का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और अब जब हम पिछले वर्ष के प्रश्नों का जो एनालिसिस करते हैं तो क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं प्रश्नों के? एक्चुअली प्रश्न पत्रों की मेरी समझ यह कहती है, चूंकि हमारी पूरी की पूरी आज की चर्चा बीपीएससी सामान्य अध्ययन पेपर 2 के भारतीय राज व्यवस्था इंडियन पॉलिटी सेक्शन पर केंद्रित होने जा रही है और पूरी की पूरी चर्चा उसी के कंटेक्स्ट में होनी है। मेरी अपनी समझ कहती है, अब तक जो हमारी चर्चा थी तो इंडियन पॉलिटी में हमने अप्रोचेज को 3 टर्म्स के कंटेक्स्ट में एलैबोरेट किया। पहला टर्म जिसकी हम चर्चा करते थे एप्लीकेशन, दूसरा टर्म जिसकी चर्चा करते थे हम वह टर्म है अपडेशन, और तीसरे टर्म की हम चर्चा करते थे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। और ये तीनों चीजें तब तक संभव नहीं होगी जब तक कि कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। कल जब हमारी विस्तार से इस बात पर चर्चा हुई थी कि ओवरऑल जीएस को लेकर हमारे क्या अप्रोचेज होने चाहिए, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, तो वहां पर भी हमने कहा था कि बीपीएससी की मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के जो विभिन्न खंड हैं, उन विभिन्न खंडों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा डायनामिक खंड, डायनामिक सेक्शन जो है वह इंडियन पॉलिटी सेक्शन है। कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग की अगर कहीं पर जरूरत पड़ती है सबसे ज्यादा तो वो इंडियन पॉलिटी सेक्शन है। एप्लीकेशन की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है तो वो इंडियन पॉलिटी सेक्शन है। और आज मैं एक और नया टर्म जोड़ने जा रहा, एप्लीकेशन, अपडेशन, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, और इन तीनों के कंटेक्स्ट में कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के अलावा एक और टर्म है, वह टर्म है कि जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होती है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी की समझ भी आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्नों पर अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे 1 से 2 शब्द टेक्निकल टर्म से जुड़े हुए हैं जो पूरे के पूरे डिमांड ऑफ क्वेश्चन को प्रभावित करते हुए आते और कहीं ना कहीं उत्तर की दिशा से लेकर उत्तर की संरचना तक उनसे प्रभावित होती हुई आती है। तो इसलिए मैं कहूंगा जब भी पॉलिटी सेक्शन आप पढ़ रहे तो इन 5 टर्म को सेंटर में रखते हुए इंडियन पॉलिटी के सिलेबस को बीपीएससी के लिए कवर करने की कोशिश करें। सर हम लोग अगर क्वेश्चन वाइज अगर हम देखते हैं 64th और 65 में जो 65th में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो अगर हम प्रश्न वाइज उनकी बात करें तो पॉलिटी में जो फर्स्ट संविधान का जो फर्स्ट और सेकेंड जो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, तो इसकी हर जगह मौजूदगी है, लेकिन उस मौजूदगी में भी जो प्रश्न है वो डायरेक्ट प्रश्न नहीं होके एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस आधार पर हमारा अप्रोच वहाँ पर क्या होना चाहिए? निश्चित तौर पर मैं इन्हीं बातों की चर्चा
65 बीपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया है, मैं उसके कंटेक्स्ट में, जैसे मैं प्रश्न 65 का मैं बतला रहा हूँ। प्रश्न है कि क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया है? इसी प्रश्न को मैं पिक करता हूं। मूलाधिकारों की जो मूलभूत संकल्पना है, प्रश्न उस पर आधारित है। दूसरी बात, ये मूलाधिकार जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के तीसरे भाग में मिलता है, क्या वे मूलाधिकार जो हैं अमर्यादित हैं? क्या व्यक्ति के वे अधिकार जो हैं वे अनियंत्रित हैं? तो नहीं। अब अगर उस प्रश्न के कंटेक्स्ट में देखें, उन मूलाधिकारों के जरिए राजनीतिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है, और कुछ हद तक हम कहें तो राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक लोकतंत्र को भी वहां पर सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। लेकिन संविधान निर्माताओं ने इस बात की आवश्यकता समझी कि कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति के अधिकारों को अमर्यादित और नियंत्रित रखा जाए तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति के अधिकार और दूसरे व्यक्ति के अधिकारों में टकराहट होगी, और अगर व्यक्तियों के अधिकारों के बीच अगर टकराहट होती है तो यह कहीं ना कहीं जो है व्यापक सामाजिक हित के प्रतिकूल साबित होगा। इसलिए यह आवश्यकता महसूस की गई कि एक व्यक्ति के अधिकार के दूसरे व्यक्ति के अधिकारों के साथ सामंजस्य को सुनिश्चित करने के लिए और व्यक्ति के अधिकार को व्यापक सामाजिक हित के साथ व्यक्ति के अधिकारों के सामंजस्य को सुनिश्चित करने के लिए कहीं ना कहीं मूलाधिकारों को मर्यादित करने की आवश्यकता है। और अगर आप गौर करें तो ये जो मर्यादित किया गया है दो कंटेक्स्ट में किया गया है। ट्रेडिशनली आप देखेंगे जुडिशियल रिव्यू की चर्चा मिलती है, और जुडिशियल रिव्यू के जरिए व्यक्ति के मूलाधिकारों को संरक्षित किया गया है। दूसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें तो संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 है, उसके जरिए जो है व्यक्ति के मूलाधिकारों को संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। एट द सेम टाइम देखें तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के जरिए, एक्सेप्शंस के जरिए जो है उसको मर्यादित करने की भी कोशिश की गई है। लेकिन इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि वे रेस्ट्रिक्शंस रीजनेबल हो, इररीजनेबल नहीं, और उस रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के नाम पर उन मूलाधिकारों को छीनने का काम नहीं किया जाए। और इसके मद्देनजर अगर देखा जाए तो अदालतें क्या करती हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की लिमिटेड कंटेक्स्ट में व्याख्या करती है, और लिमिटेड कंटेक्स्ट में व्याख्या करते हुए व्यक्ति के अधिकारों और व्यापक सामाजिक हित के बीच सामंजस्य सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। आप अगर देखें तो उसी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को आधार बना करके संसद ने नागरिकों के अधिकारों को छीनने की कोशिश की, और जब छीनने की कोशिश की तो गोलकनाथ विवाद में फैसला आता, संसद और न्यायपालिका के बीच टकराहट की परिस्थितियां निर्मित होती, 24वां 25वां संविधान संशोधन किया जाता, और 1973 के केशवानंद भारतीवाद के जरिए जो है जुडिशियरी जो है उन मूलाधिकारों के पक्ष में खड़ी होती है और मूल ढांचे की एक नई संकल्पना लेकर उपस्थित होती है। मूल ढांचा क्या है, किनको हम मूल ढांचे के अंतर्गत रखें, किनको ना रखें, इसके इंटरप्रिटेशन के अधिकार को जुडिशियरी ने अपने पास रखा। और आगे चल करके देखें 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस में क्या कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस में कहा कि प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश बाय लॉ ही नहीं, उससे एक कदम आगे बढ़ करके ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की वहां पर बात की गई। तो चाहे मूल ढांचे की बात की गई हो, चाहे जुडिशियल रिव्यू को इनरिच किया गया हो मूल ढांचे की संकल्पना के जरिए, चाहे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात की गई हो, इन सारी चीजों के जरिए जो है व्यक्ति के अधिकारों को, राज्य के हाथों अतिक्रमण को रोकने की कोशिश की गई है, मर्यादित करने की कोशिश की गई है। और इसलिए अगर देखा जाए कि यह कहना या युक्तियुक्त निर्बंधन की इस रूप में व्याख्या की एक हाथ से व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिए जा रहे हैं, दूसरे हाथ से छीन लिए जा रहे हैं, यह उचित नहीं प्रतीत होता। तो जब तक इस पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग हमारे पास नहीं है, हमें नहीं लगता इन प्रश्नों को हम रिस्पॉन्ड करने की स्थिति में होंगे। और जितनी बातें मैंने की, यह हमारे आंसर का हिस्सा होना चाहिए। जब तक ये
हमारे आंसर का हिस्सा नहीं होंगे तब तक हम प्रश्न के साथ जस्टिस करने की स्थिति में नहीं होंगे। सर, एक प्रश्न अक्सर यहाँ के संसद से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जो संसदीय संप्रभुता से संबंधित होता है और ये अक्सर रिपीट होता है, लेकिन प्रत्येक प्रश्न में जो पहलू होते हैं वो बदल जाते हैं समय के अनुसार। जैसे अभी 66 में जो प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संसद एक गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। जैसे इस प्रश्न में देखा जाए, भारतीय संसद विधि निर्मात्री संस्था, अगर यह स्टेटमेंट होता और तब हमें रिव्यू करना होता। और विधि निर्मात्री संस्था के पहले अगर देखा जाए तो विधि निर्मात्री संस्था के पहले जो है एक फ्रेज जोड़ दिया गया है, वह फ्रेज है गैर प्रभुता संपन्न। इस प्रश्न को तब तक आप रिस्पोंड नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास इस बात की समझ नहीं हो, दो चीजों की समझ नहीं हो। पहली चीज यह कि भारत में ना तो संसद संप्रभु है ना न्यायपालिका संप्रभु है। भारतीय संविधान भारत की जनता में, हम भारत के लोगों में संप्रभुता को सन्निहित मानता है। और चूंकि हम भारत के लोगों ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया है, इसलिए भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी की स्थिति दिखाई पड़ती। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी की बात करते तो इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा निर्धारित दायरे में रहते हुए संसद को भी काम करने के अधिकार हैं। कुछ लक्षण आपको संसदीय संप्रभुता के भी दिखाई पड़ेंगे, कुछ लक्षण आपको न्यायिक संप्रभुता के भी दिखाई पड़ेंगे। पूरी की पूरी आप देखें, संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना संसदीय संप्रभुता की ओर रुझान प्रदर्शित करती हुई आती। और न्यायपालिका के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो महाभियोग के संदर्भों को छोड़ दे, न्यायाधीश की बर्खास्तगी प्रक्रिया के संदर्भों को छोड़ दे, तो शेष संदर्भों में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा संसद के भीतर, विधानमंडल के भीतर नहीं हो सकती। यह कहीं ना कहीं न्यायपालिका के पोजीशन को स्ट्रेंथन करता हुआ आता। लेकिन एक ओवरऑल कंटेक्स्ट में देखें तो लेजिस्लेशन जो है, यहां पर ध्यान रखेंगे, लेजिस्लेशन जो है प्राइमरली संसद का दायित्व है, विधानमंडल का दायित्व। लेकिन यहां पर ध्यान रखें, एक्सेप्शनल केस में कार्यपालिका भी लेजिस्लेशन का काम करती है। और कार्यपालिका दो रूपों में लेजिस्लेशन का काम करती है। एक ऑर्डिनेंसेस के जरिए जो है टेम्पररी लेजिस्लेशन किया जाता, और दूसरा कंप्लीमेंट्री लेजिस्लेशन किया जाता है, जिसको कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। तीसरी चीज अगर आप देखें तो न्यायपालिका भी तो लेजिस्लेशन का काम करती, न्यायपालिका के निर्णय भी तो कानून का काम करती। लेकिन इन तीनों में देखा जाए तो ये प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वह कहीं ना कहीं विधायिका की है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम जाकर के देखें तो हम यह भी पाते हैं कि विधायन की, संसद की शक्ति जो है वह सुप्रीम नहीं है, क्योंकि जो जिन कानूनों का संसद के द्वारा निर्माण किया गया है वे कानून कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का निर्धारण जो है वह कहीं ना कहीं जुडिशियरी के द्वारा किया जाता है, न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। न्यायपालिका जो है जब उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का प्रश्न उठता तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के तहत जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को निर्धारित करती। और अगर देखा जाए तो न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति ट्रेडिशनली थी वही आज नहीं है, क्योंकि उस न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को मूल ढांचे की संकल्पना ने भी विस्तार दिया है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को विधि सम्यक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की संकल्पना ने भी विस्तार दिया है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1973 के पहले संसद की विधायन की जो शक्ति थी, आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो संसद के विधायन की शक्ति 1973 के पहले की तुलना में आज कहीं अधिक सीमित है। और इसलिए टर्म यूज किया गया नन सॉवरेन। तो अगर हम नन सॉवरेन शब्द की समझ नहीं है, गैर संप्रभु शब्द की समझ नहीं है कि यहां पर किस कंटेक्स्ट में नन सॉवरेन की बात की जा रही है, और सबसे बेहतर उदाहरण, और इसमें हमेशा ध्यान रखें, मैंने क्या कहा कि लगातार प्रश्न ट्रेडिशनल हो सकते, लेकिन उन ट्रेडिशनल प्रश्नों को हमें जो है मतलब उसका एक अपडेटेड आंसर लिखना। सबसे ताजा उदाहरण देखें, संसद ने संविधान संशोधन के जरिए नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी काउंसिल का गठन किया, और अगर देखा जाए
तो न्यायपालिका ने जुडिशियल रिव्यू की शक्ति का प्रयोग करते हुए उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया और नल आज एनजेएसी से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो नल एंड वाइड हो चुका है आज के कंटेक्स्ट में अगर बात की जाए। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब, जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, किसानों के द्वारा यह मांग की जा रही है कि तीनों के तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। और अगर आप मुझसे पूछें तो मेरी नजरों में किसानों की यह मांग नाजायज है। किसान अपने हितों को सामने रख सकते, अपनी बातों को सामने रख सकते, लेकिन और किसान सरकार पर दबाव निर्मित कर सकते, विधायन के लिए दबाव निर्मित कर सकते, लेकिन किसान लॉ क्या हो, लॉ एक्ट बना रहे या उसको रिपील किया जाए, इसके निर्धारण का अधिकार कभी भी किसानों को नहीं दिया जा सकता। सड़क पर जो राजनीति हो रही है उसको नहीं दिया जा सकता। तो इस बात को समझने की जरूरत है। तो अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा टेक्निकल टर्म का प्रयोग, यहां पर देखिए वो गैर संप्रभु वह तकनीकी शब्द है। वह उस गैर संप्रभु शब्द का प्रयोग किस कंटेक्स्ट में किया गया है, अगर आप उसको समझने और अगर आप उसको इंटरप्रेट करने की स्थिति में नहीं होंगे तो आप इस प्रश्न के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। और सामान्यतः जिन सामग्रियों तक आप पहुंचते, सामान्यतः किसी कोचिंग का नोट्स आप उठा लेते हैं और उसके आधार पर आप जो जानते हैं, प्रश्न क्या पूछा जा रहा आप उसका आंसर नहीं लिखते, आप जो जानते हैं जाकर के लिख करके आ जाते हैं और मान करके चलते हैं कि नंबर हमें अच्छे मिलने चाहिए। और जब नंबर नहीं आता, जब सिलेक्शन नहीं होता, जब खराब मार्क्स आते हैं, तो उस स्थिति में कहना शुरू कर देते हैं कि बीपीएससी तो सारी सीटें बेच लेती है। इसका मतलब यह नहीं है कि बीपीएससी में जो इरेगुलरिटीज है उस इरेगुलरिटीज को मैं नकार रहा हूं, इरेगुलरिटीज अपने जगह पर है। लेकिन यहां पर जब मैं आपके साथ चर्चा कर रहा, एज ए स्टूडेंट जब चीजों को देख रहा हूं, एज ए स्टूडेंट आप जो आंसर में लिख करके आते हैं उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहूंगा कि अक्सर प्रश्न में जो पूछा जाता है और जो उत्तर आप लिख करके आते हैं उसमें ह्यूज गैप होता है। क्योंकि जिस सोर्स मटेरियल को आप आधार बनाते हैं वो सोर्स मटेरियल रिलायबल नहीं होता, वह सोर्स मटेरियल जो है वह कंप्रीहेंसिवनेस को फॉलो नहीं करता है, वह सोर्स मटेरियल अपडेटेड नहीं होता है, वह सोर्स मटेरियल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में सहायक नहीं होता, वह सोर्स मटेरियल इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को फॉलो नहीं करता है। जस्ट लाइक वो सोर्स मटेरियल जो है वो आपको नोट्स टाइप का होता, गाइड टाइप का होता, जिसमें समझने के लिए कुछ नहीं होता, जिसको आप रट करके जाकर के लिखा सकते हैं। और इसलिए बार बार इस चीज पर मैं जोर दे रहा कि अगर पॉलिटी सेक्शन में डायनामिक प्रश्न बीपीएससी पूछती है, अगर पॉलिटी सेक्शन में अपडेशन पर आधारित प्रश्न लगातार पूछे जाते, तो वैसी स्थिति में आपको अपने सोर्स मटेरियल के डायनामिज्म को इंश्योर करना होगा, आपको टेक्स्ट बुक तक पहुंचना होगा, उस टेक्स्ट बुक को आपको क्लास के डायनामिक अप्रोचेज के जरिए कंप्लीमेंट करना होगा। देखिए समस्या ये नहीं है कि आप एबीसी से शुरू करना चाहते, समस्या ये नहीं है आप कुछ नहीं जानना चाहते। उससे बड़ी समस्या जो मुझे, क्योंकि मैं भी शुरू करता हूं तो एबीसी से ही शुरू करता हूं, लेकिन समस्या तब होती है जब एबीसी से आप शुरू करते हैं और एबीसी पर ही रुके रहना चाहते हैं, जबकि बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या अदर स्टेट एग्जामिनेशन प्रश्न जो है या तो पीक्यूआर से पूछती है या प्रश्न XYZ से उठा करके पूछे जाते। तो हमें एबीसी से शुरू करके XYZ तक पहुंचना होगा और उसके पहुंचने के हमारे 3 पड़ाव होंगे। पहला डायनामिक सोर्स मटेरियल होना चाहिए, दूसरा डायनामिक क्लास और डायनामिक क्लास नोट्स होना चाहिए, और तीसरा उस डायनामिक सोर्स मटेरियल को और उस डायनामिक क्लास नोट्स और डायनामिक क्लास को हमें न्यूज़पेपर के रेगुलर स्टडी के जरिए कंप्लीमेंट करना होगा, उसमें वैल्यू एडिशन को इंश्योर करना होगा, उसमें अपडेशन को हमें इंश्योर करना होगा।
सर मैं यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जैसे अभी जो हम लोग चर्चा करते तकनीकी शब्द, सॉवरेनिटी के संदर्भ में वो, या कुछ वर्ष पहले संविधानवाद से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, तो क्या यहाँ पर एक तुलनात्मक स्टडी जो यूके के संविधान से, यूके का जो सिस्टम वहाँ पर चल रहा है उससे, या यूएसए का जो संविधान है उससे, और भारतीय संविधान के तुलनात्मक अध्ययन से, और तीनों जगह का जो सिस्टम है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो अर्धसंघीय आ रहा है, तो हम दोनों जगह के सिस्टम से भी तुलना करते हुए आंसर को अप्रोच कर सकते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, मैंने एक टर्म यूज किया, कंपैरेटिव राइटिंग एंड कंपैरेटिव अप्रोच। जब तक कंपैरेटिव अप्रोच नहीं होगा तब तक कंपैरेटिव राइटिंग संभव नहीं होगी, और कंपैरेटिव अप्रोच तब तक संभव नहीं होगा जब तक विषय वस्तु की समझ आपकी विकसित नहीं है। अभी जो प्रश्न थे, कई बार चीजें क्या होती, जब आप लिख रहे होते ना और आपके पास व्यापक समझ है, आपके पास जानकारी है, तो लिखने के क्रम में ऑटोमेटिकली जो है कई चीजें आपके आंसर का हिस्सा, जैसे उस प्रश्न को जब मैं लिख रहा होता, और मैं कहना चाहूंगा कि पूरे के पूरे पिछले 4-5 वर्षों के जो क्वेश्चन से डिमांड ऑफ क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में और उस उत्तर में क्या क्या लिखा जाना चाहिए, उस अप्रोचेस के साथ जो है एक ब्लॉग लिंक मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा, और मैं सजेस्ट करूंगा, थोड़ा सा मेरे ब्लॉग लंबे होते, और मैं सजेस्ट करूंगा उस ब्लॉग से आप जरूर गुजरें, क्योंकि वो ब्लॉग इंडियन पॉलिटी के संदर्भ में एक कंप्रीहेंसिव अप्रोचेज आपको देगा। मैं रेफर करना चाहूंगा, अगर गैर संप्रभु विधि निर्मात्री संस्था की बात कर रहे हैं, तो हमने तो पूरी की पूरी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के कंसेप्ट को ब्रिटेन से लिया है, लेकिन और जहां पर कि पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है, लेकिन अगर ब्रिटेन के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो उस कंसेप्ट को तो हमने हूबहू नहीं लिया। हमने तो पार्लियामेंट्री सुपरमेसी को अडॉप्ट नहीं किया। हमने क्या किया, ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री सुपरमेसी और अमेरिका की जुडिशियल सुपरमेसी जो है, दोनों की ब्लेंडिंग की, और दोनों की ब्लेंडिंग करते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी के एक नए कॉन्सेप्ट को सामने रखा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी जो है पार्लियामेंट्री सुपरमेसी के भी कुछ तत्व को समाहित करती, जुडिशियल सुपरमेसी के तत्व को भी समाहित करती, और दोनों के जो है प्रोपोर्शनेट बैलेंस में उसका टिल्ट जो है, उसका झुकाव जो है जुडिशियल सुपरमेसी की ओर है। तो जब हम आपके साथ जुडिशियल रिव्यू की चर्चा कर रहे हैं, तो जुडिशियल रिव्यू का संबंध जुडिशियल सुपरमेसी से जाकर जुड़ेगा। मूल ढांचे की संकल्पना की बात कर रहे हैं, उसका संबंध जुडिशियल सुपरमेसी से जाकर जुड़ेगा। विधि सम्यक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, उसका संबंध जो है जुडिशियल सुपरमेसी से जुड़ेगा। प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की बात कर रहे हैं, उसका संबंध पार्लियामेंट्री सुपरमेसी से जुड़ेगा। जब हम आपके साथ संसदीय विशेषाधिकार की बात कर रहे हैं, तो वहां पर पार्लियामेंट्री सुपरमेसी से। तो जब हम आंसर लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीजें हमारे आंसर का हिस्सा बन करके आएंगी। सर मैं 2-3 प्रश्न और पिक करना चाहता हूँ, तो लगभग समानता के साथ है। जैसे एक यहाँ के चुनाव प्रणाली पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, और चुनाव के साथ ही वो राजनीतिक दल से जुड़ जाता है। तो एक प्रश्न 66वीं में पूछा गया है, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था राष्ट्रोन्मुखी न होकर व्यक्ति उन्मुखी है, इस तथ्य को बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। और इसी तरह एक प्रश्न पूछा गया था, बहुत अधिक राजनीतिक दल भारतीय राजनीति के लिए अभिशाप हैं, इस तथ्य को बिहार के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। और एक प्रश्न इससे पहले भी एक पूछा गया था, जो कि है, क्या आप सहमत हैं कि भारतीय राजनीति आज मुख्य रूप से वर्णनात्मक राजनीति की बजाय विकास राजनीति के आसपास घूमती है? बिहार के संदर्भ में चर्चा करें। अर्थात ये तीनों प्रश्न जो है बिहार के संदर्भ में है, लेकिन ये भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम के जो कंसेप्चुअल आधार है वहाँ से ये प्रश्न उठ के आ रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इस प्रश्न पर डायरेक्ट आने के पहले 30 सेकंड का समय लेकर के एक चीज मैं इंडिकेट करना चाहूंगा आप सबको। इंडियन पॉलिटी जब आप पढ़ रहे होते हैं, तो इंडियन पॉलिटी को पढ़ते हुए 3 टॉपिक हैं जिनको अनिवार्यतः आप फोकस करें। जितने विस्तार में आप 3 टॉपिक पर जा सकते हैं। राइट इश्यूज पर आप जितने विस्तार में जा सकते हैं आपके लिए उतना बेहतर होगा। राइट इश्यूज मतलब आप कह लें मूलाधिकार नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित मसले पर। दूसरा है संघ राज्य संबंध का मसला, इस पर जितने विस्तार से आप जा सकते हैं जाइए। और तीसरा टॉपिक जो है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम।
इंडियन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम जो है, तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पर आप जितने विस्तार में जा सकते, इस 3 टॉपिक पर विस्तार और गहराई दोनों आपसे अपेक्षित है। रेस्ट पार्ट पर आप वहां पर मतलब मोटा मोटी जो है एक सामान्य समझ की अपेक्षा है। नंबर 1। नंबर 2, अब प्रश्न पर आता। 3 प्रश्न हमारे सामने आए। इस बार पूछा गया कि भारतीय दलीय राजनीतिक व्यवस्था राष्ट्रोन्मुखी ना होकर के वह क्या है, व्यक्ति उन्मुखी है। नहीं, अब देखिए, पर्सनालिटी सेंट्रिक पॉलिटिक्स हम समझ रहे हैं, नहीं, और प्रश्न की भाषा से कई बार हमें इंटरप्रेट करना होगा। अगर कहा जा रहा कि यह राष्ट्रोन्मुखी ना होकर व्यक्ति केंद्रित है, तो इसका मतलब यह कि इतना सेंस तो इमर्ज करता है कि जो राष्ट्रोन्मुखी राजनीति है और जो व्यक्ति केंद्रित राजनीति है, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच कन्फ्रंटेशन की स्थिति बनती होगी। ये दोनों कनोटेशन जो है एक दूसरे के अगेंस्ट जाते होंगे। ठीक उसी प्रकार देखेंगे वर्णनात्मक राजनीति और विकासात्मक राजनीति। इसका मतलब यह है कि हम नहीं जानते कि वर्णनात्मक राजनीति एज ए स्टूडेंट क्या होगी, लेकिन हमें यह पता है कि विकासात्मक राजनीति क्या है। तो इसका मतलब है, अगर यह कहा जा रहा कि भारतीय राजनीति विकासात्मक राजनीति ना होकर के वर्णनात्मक राजनीति है, तो इसका मतलब यह है कि वर्णनात्मक राजनीति की संकल्पना जो है विकासात्मक राजनीति की संकल्पना के विपरीत जाती है। और अगर वह विपरीत जाती है, तो क्यों वह वर्णनात्मक राजनीति की संकल्पना, जब व्यक्ति महत्वपूर्ण होगा, जब पहचान पर आधारित राजनीति महत्वपूर्ण होगी, जब भावनात्मक मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे, तो कहीं ना कहीं जो मूल मसले हैं, कहीं ना कहीं जो मूल प्रश्न हैं, मूल प्रश्नों से राजनीति दूर पड़ेगी। और जब राजनीति मूल प्रश्नों से दूर पड़ेगी, तो वैसी राजनीति कहीं ना कहीं जो है पब्लिक इंटरेस्ट में कॉमन पीपुल जो है, कॉमन पीपुल के इंटरेस्ट को फुलफिल कर पाने में असमर्थ होंगे। तो यहां पर समझने की कोशिश करें। दोनों प्रश्नों में अगर आप देखें, मतलब प्रश्न पिक किया जा रहा है नेशनल कंटेक्स्ट, और आपसे अपेक्षा की जा रही है कि बिहार के विशेष परिप्रेक्ष्य में इसकी चर्चा करें। तो प्रश्न को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। प्रश्न का पहला पार्ट है जिसमें थोड़ा सा इंडिकेटिवली हम रहते हुए, सांकेतिक रहते हुए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हम उसकी चर्चा करें। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में पर्सनालिटी सेंट्रिक पॉलिटिक्स में जाकर के देखें तो नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेकर बीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी तक करिश्माई व्यक्तित्व राष्ट्रीय राजनीति में इसने अहम भूमिका निभाई है, निर्णायक भूमिका निभाई है। और अक्सर ये जो व्यक्ति, इस व्यक्ति केंद्रित राजनीति आम लोगों से जुड़े हुए मसलों को हाशिए पर पहुंचाने का काम किया है, और इसकी कीमत अंततः जो है जनता को चुकानी पड़ी। ये एक पार्ट हमारा होगा। प्रश्न के दूसरे पार्ट में जैसे आएंगे, कुछ ऐसे भी व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने व्यक्ति केंद्रित राजनीति को विकासात्मक राजनीति से जोड़ने की कोशिश की। लेकिन अगर आप गौर करें, अगर उसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के गौर करें, तो आप यह पाएंगे कि कहीं ना कहीं विकासात्मक राजनीति का उन्होंने इस्तेमाल किया। विकासात्मक राजनीति से जुड़े हुए मसलों की बदौलत वे सत्ता में आए हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद विकासात्मक राजनीति के मसले पृष्ठभूमि में चले गए हैं और व्यक्ति केंद्रित राजनीति हावी होती चली गई। अगर बिहार के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो लालू जी की राजनीति, पिछले 3 दशकों की बिहार की राजनीति को देखा जाए तो पिछले 3 दशकों की बिहार की राजनीति जो है वह पूरी की पूरी व्यक्ति केंद्रित राजनीति रही। शुरुआती 1.5 दशक में लालू जी उस राजनीति के केंद्र में रहे, परवर्ती 1.5 दशक में नीतीश जी उस राजनीति के केंद्र में आते हैं। लालू जी की पूरी जो व्यक्ति केंद्रित राजनीति है, वहां पर व्यक्ति केंद्रित राजनीति पहचान की राजनीति से संबद्ध हो जाती, और नीतीश जी के समय में जो व्यक्ति केंद्रित राजनीति है वह पहचान की राजनीति के साथ साथ विकासात्मक राजनीति से भी संबंध जोड़ती है। लेकिन आनुपातिक संतुलन पहचान पर आधारित राजनीति के पक्ष में रहता, आनुपातिक संतुलन जो है वह व्यक्ति केंद्रित राजनीति के पक्ष में रहता। और ये चीजें आपको अभी अभी जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है, उस विधानसभा चुनाव में भी दिख सकता। तो जब इस प्रश्न को आप रिस्पोंड कर रहे होंगे, यह प्रश्न
जो है अभी अभी संपन्न विधानसभा चुनाव के कंटेक्स्ट में यह प्रश्न नहीं दिया गया, लेकिन जब इस उत्तर को लिख रहे हो, अगर मैं लिख रहा होता तो निश्चित तौर पर हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव के परिणामों के कंटेक्स्ट में भी मैं इसकी चर्चा करता और औरों की तुलना में हमें वहां पर बेहतर मार्क्स मिलते। ठीक उसी प्रकार सर ने एक तीसरा प्रश्न उठाया। वह तीसरा प्रश्न था बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था से। बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था को भारतीय राजनीति के अभिशाप के रूप में प्रस्तुत किया गया, और बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था को भारतीय राजनीति के अभिशाप के रूप में अगर प्रस्तुत किया गया है तो उसके दो कंटेक्स्ट हैं। जब तक उस कंटेक्स्ट को आप नहीं समझेंगे, आप बेहतर आंसर नहीं लिख सकते। कुछ लिख करके आ जाएंगे, और जब आप कुछ लिख करके आ जाएंगे तो उसी हिसाब से आपको कुछ अंक दे दिए जाएंगे। दरअसल ये पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन जो है वह कोएलिशन पॉलिटिक्स के जो 2.5 डिकेड रहे। 2.5 डिकेड का मतलब 1989 से भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक गठबंधन के दौर में प्रवेश करती है, और 2014 तक, इवन बाद के परिदृश्य में बदलते हैं, लेकिन मोटा मोटी 2014 तक देखेंगे गठबंधन की राजनीति डोमिनेंट रहती। इस क्रम में देखेंगे 1990 के दशक में 5 चुनाव होते। 1990 के दशक में गठबंधन की राजनीति की सीमाएं उभर करके सामने आती है, और उसी के कंटेक्स्ट में यह ऑब्जर्वेशन सामने आता है। और कहीं न कहीं 1999 तक आते आते आपको गठबंधन की राजनीति का स्वरूप बदलता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, और गठबंधन की राजनीति जो है परिपक्वता की ओर बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन गठबंधन की राजनीति को लेकर जो निगेटिव कोनोटेशन है उनको कैरी ऑन करने का प्रयास किया गया, जबकि वास्तविकता आप जाकर के देखें कि 1980 के दशक में आप देखें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्या स्थिति रहती। 1990 के दशक में गठबंधन का दौर है। 1990 के दशक से लेकर के 2014 तक आप जाकर के देखें गठबंधन की राजनीति के उस दौर में, जिस दौर में आपको पॉलिटिकल प्लुरलिज्म दिखाई पड़ता, राजनीतिक बहुलतावाद का जोर दिखाई पड़ता, उस दौर में समृद्धि और विकास के कंटेक्स्ट को देखें। और 2014 के बाद जब एक दलीय वर्चस्व की ओर भारतीय राजनीति बढ़ती हुई दिखाई पड़ती, उस दौर में जाकर के देखें तो वहां से कहीं ना कहीं जो है वस्तु स्थिति आपके सामने होगी, और जो आपके ऑब्जर्वेशन होंगे वे इस अवधारणा को खारिज करते हैं कि बहुदलीय राजनीति भारतीय राजनीति के लिए अभिशाप है। दरअसल बहुदलीय राजनीति ने पॉलिटिकल इंक्लूजन के प्रोसेस को तेज किया है, और उस पॉलिटिकल इंक्लूजन का लॉजिकल कल्मिनेशन सोशल और इकोनॉमिक इंक्लूजन के रूप में होता हुआ था। हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि भारत जैसे देश में जहां पर सोशल और कल्चरल डाइवर्सिटी है, ऐसे देश में जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्लुरलिज्म जो है वह भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति की जरूरत है, उससे अभिन्न है। तो एक तो कंटेक्स्ट से इसका गठबंधन की राजनीति से जुड़ गया। इसके दूसरे कंटेक्स्ट को अगर आप जाकर के देखें तो इसका दूसरा कंटेक्स्ट है ये पूरा का पूरा जो प्रश्न उठाया जा रहा है। ध्यान रखें, प्रश्न जब पूछा गया है 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात जोरों पर रही है, और 1 नेशन 1 इलेक्शन के जरिए कहीं ना कहीं जो है इस पॉलिटिकल प्लुरलिज्म ने 1 पार्टी सिस्टम या 2 पार्टी सिस्टम के समक्ष जो चैलेंजेस क्रिएट किए हैं, उस चैलेंजेस से बाहर निकलते हुए सिंगल पार्टी डोमिनेंस को इंश्योर करने की दिशा में जो सोच विकसित हो रही है, यह सोच उस सोच को रिप्रेजेंट करता हुआ था। तो ये तो नेशनल कंटेक्स्ट हो गया। बिहार के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो बिहार के कंटेक्स्ट में आप देखेंगे सामाजिक न्याय की राजनीति जो है वह कहीं ना कहीं रिडिफाइन होती हुई दिखाई पड़ती। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है वह कहीं ना कहीं रिडिफाइन होती हुई दिखाई पड़ती। और ये जो रीडेफिनिशन है छोटी छोटी जातियों में जातिगत पहचान के मसले की अहमियत जो है, जातिगत पहचान का मसला जो है वह महत्वपूर्ण होता चला जाता, और उसके बढ़ते हुए महत्व के साथ आप देखेंगे हम का आविर्भाव होता, विकासशील इंसान पार्टी का आविर्भाव होता। वहां से आगे बढ़ करके देखें तो फिर आप देखेंगे पप्पू यादव जी के जाप का आविर्भाव होता, फिर आप देखेंगे लोजपा का आविर्भाव होता, उसके पहले जनता दल यू का आविर्भाव होता, उसके पहले राजद का आविर्भाव होता। तो ये ब्रॉडर कंटेक्स्ट है, जिस ब्रॉडर कंटेक्स्ट में इस प्रश्न को लेके जाने की जरूरत है। और मैं कहता हूं आपसे, आप कोचिंग संस्थान के नोट्स को पढ़ लें,
बहुत लोग आपको सजेस्ट करेंगे लक्ष्मी नारायण पढ़िए, लक्ष्मीकांत पढ़िए। बहुत लोग आपको कहेंगे डीडी बसु पढ़िए। आप जाकर के देखें ये डायनामिज्म, यह एप्लीकेशन और यह अंडरस्टैंडिंग आपको वहां पर कहां पर मिलती है? बीपीएससी में जहां से प्रश्न पूछे जा रहे उन प्रश्नों के कंटेक्स्ट में ये तमाम सोर्स बुक उसको रिस्पोंड करने की स्थिति में कहां तक दिखाई पड़ती। मैं अगला प्रश्न उसी पे आ रहा हूं। हाँ। कि अब जब बच्चे के पास बहुत कम समय है, हाँ, और ऐसी स्थिति में उनका एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी के लिए सोर्स मटेरियल क्या होना चाहिए? देखिए, दो बातें मैं कहूंगा। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि कम समय है। देखिए, यद्यपि पटना का कल्चर थोड़ा सा अलग है, मतलब पिछले 1.5 साल के पटना के मेरे पास अनुभव हैं। अगस्त 2019 में हम लोग पटना आए थे। नवंबर 2019 से हम लोगों ने पटना में फुल फ्लेज बैच शुरू किया और संयोग से फरवरी तक वो बैचेज चले। होली की छुट्टी मार्च में दी और उसके बाद कोविड क्राइसिस आ गया, जहां से चीज़ें जो हैं बंद रही। फिर फ्रेश हम लोग 5 जनवरी से 2021 से बैच शुरू कर रहे हैं। लेकिन पिछले करीब करीब 1.25 साल का जो अनुभव रहा, जितने बच्चे से हमारे इंटरेक्शन हुए, बच्चे के मन में एक प्रश्न अक्सर उठता था कि सर कोर्स समाप्त हो जाएगा ना? तो जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पटना में बैचेस शुरू तो होते हैं लेकिन वो बैचेस समाप्त नहीं होती। बहुत बड़ी समस्या है, ये बड़ी समस्या है और कमोबेश ये समस्या हर जगह मिलेगी। बड़े से बड़े संस्थान में जहां बड़े बड़े दावे किए जाते, जहां फोटो पर फोटो आपको दिखाई जाएंगे, वहां की भी यही स्थिति आपको दिखाई पड़ेगी। इस क्राइसिस पीरियड में भी जब हमने 45 डेज का 65th बीपीएससी के लिए टारगेट बैच शुरू किया था और 10 दिन पहले अक्टूबर 1st वीक में पटना बाढ़ की चुनौती से जूझ रहा था, वहां पर भी हमने अपने कोर्स समाप्त किए। तब जब कोविड क्राइसिस शुरू हुआ, वहां पर भी 65th मेंस के लिए हमने अपने प्रोग्राम को समाप्त किया। तो पहली चीज मैं ये नहीं मानता, देखिए आज भी अगर मैं कहता हूं तो मैं आपको ये इंश्योर करता हूं 1 महीने का समय दे दें, 1 महीने के समय में बीपीएससी के सिलेबस को मैं कवर करता हूं, मेंस के प्रश्न उसके बाहर से नहीं रहेंगे। लेकिन 1 महीने में मैं समाप्त करूंगा, आप समाप्त करने की स्थिति में रहेंगे या नहीं, ये प्रश्न है। तो इसलिए हमारे अप्रोचेज बड़े क्लियर होते कि जब तक कि मेंस के डेट ना आ जाए, हम कोशिश करते हैं एक कंप्रिहेंसिव अप्रोच और कंप्रिहेंसिव स्टडी के साथ आगे बढ़े, और जैसे मेंस के डेट आते वहां से हम स्पेसिफिक होते चले जाते। पहली चीज तो हमारी पहली प्राथमिकता है समय पर बैच को शुरू करना और समय पर जाकर के उस बैच को समाप्त करना। हमें एक बैच के बच्चे को 5 बैच तक कैरी ऑन नहीं करना। तब तक कैरी ऑन नहीं करना है जब तक कि वो कोर्स जो है पूरा हो ना हो, वो थक करके ना छोड़ दे। एक चीज। दूसरी बात मैं कहूंगा, सोर्स मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा, मुझसे अगर पूछें, मेरी बुक जो बिहार के लिए है, नंबर 1 भारतीय राज्य व्यवस्था बीपीएससी सीरीज के, आप उसको आधार बनाएं। क्लास नोट्स टेस्ट सीरीज के डिस्कशन को आधार बनाएं और न्यूज़पेपर को आधार बनाएं। या अगर ऐसा एप्लीकेशन, ऐसा डायनामिज्म, ऐसा वैल्यू एडेड मटेरियल अल्टरनेट के रूप में आपको कहीं पर मिल रहा है, आप उसको आधार बनाएं। आप बस ये ध्यान रखें, किसी भी मटेरियल को आधार बनाएं, क्वेश्चन बैंक आपके सामने होना चाहिए। और क्वेश्चन बैंक में केवल यह मत देखें, क्योंकि अब हम लोग भी बहुत चालाक हो गए। अक्सर जब परीक्षा में प्रश्न पूछ दिए जाते तो वो हमारे क्लास नोट्स का हिस्सा बन जाते। कोई भी बच्चा उस क्लास नोट्स को पलटेगा। इस तरीके से क्लास नोट्स को मत देखें। आप यह देखें कि जो प्रश्न पूछे गए उसी अप्रोचेज पर और क्या क्या प्रश्न बन सकते, और उस अप्रोचेज को फॉलो करते हुए उन प्रश्नों को वहां पर कवर किया गया है या नहीं किया गया है, यह आपके वैल्यू जजमेंट का आधार होना चाहिए।
सर बच्चों को एक और समस्या आ रही है कि जैसे अपने उत्तर को विशिष्ट दिखलाने के लिए हाँ। वो तरह तरह के उपाय अपनाते हैं जो कि बहुत हद तक निरर्थक होते हैं। जहाँ फ्लो चार्ट की आवश्यकता नहीं भी होती है वहाँ भी वो फ्लो चार्ट गढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की समस्याएं आती है और उत्तर को विशिष्ट बनाने के चक्कर में उनका जो उत्तर होता है वो अप्रासंगिक होने लगता है। इस विषय पर सर कुछ सजेशन देना चाहेंगे बच्चों? देखिए, दो बातें मैं कहना चाहूँगा। पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा, ये मेंस एग्जाम है और मेंस एग्जाम जो है आपके राइटिंग स्किल का टेस्ट है। एक्सप्रेस कर कम से कम शब्दों में, सहज और सरल शब्दों में अपनी बातों को प्रभावी तरीके से रखने की जो आपकी क्षमता है यह उसकी जांच करता है। विश्लेषण कर सकने की आपकी क्षमता का जांच करता है, पहली चीज। और इसलिए लैंग्वेज की आंसर राइटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, नंबर 1। नंबर 2 जो मैं कहना चाहूंगा वह यह कहना चाहूंगा कि आप फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करना चाहे करें। जैसे पॉइंट का फॉर्म होता तो पॉइंट के फॉर्म को हमने फ्लो चार्ट का हिस्सा बना दिया, टेबल का हिस्सा बना दिया, डायग्राम का हिस्सा बना दिया। लेकिन एक चीज का अवश्य ख्याल रखें, पता चला हमने फ्लो चार्ट भी बना दिया और उस फ्लो चार्ट का इंटरप्रिटेशन भी हम अपने आंसर में लिख रहे हैं। इसका परिणाम क्या होता कि एक तो रिपीटेशन आपके आंसर में होता और रिपीटेशन का सीधा सा मतलब एज एन एग्जामिनर में निकालता हूं, अब आपके पास नया कुछ कहने के लिए नहीं है, आप अपनी पुरानी बातों को दोहरा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आपके आंसर में रिपीटेशन होता है तो रिपीटेशन इरिटेट करता है एग्जामिनर को। और तीसरी चीज, रिपीटेशन का सीधा सा मतलब है कि कई सारे और पहलुओं का आप समावेश कर सकते थे, लेकिन रिपीटेशन के पास आपके पास टाइम एंड स्पेस का कंस्ट्रेंट होता, उसके कारण उन पहलुओं का समावेश नहीं कर पाते, जिसके कारण जो अंक आपको आने चाहिए, जिस अंक के लिए आप डिजर्व करते, वो अंक नहीं मिल पाता आपको। इस बार हम लोगों ने सार्थक संवाद की तरफ से 2 डिसीजन लिया है। वीक में कम से कम 2 वीडियो हम जरूर अपलोड करेंगे। वीक भर में कोई एक करेंट का टॉपिक इसी तरह के लाइव सेशन में 25 से 30 मिनट में उस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे हर वीक। और दूसरा 2 से 3 प्रश्नों को, नए प्रश्नों को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इसी तरह के लाइव सेशन में, ताकि जो बच्चे हमारे संस्थान में आकर के नहीं पढ़ सकते, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी रूप में, किसी भी कारण से, तो कम से कम हम लाइव सेशन के जरिए अपने अनुभव का लाभ उन तक पहुंचा सके। सर ये तो बहुत अच्छा प्रयास है और हम आशा करते हैं कि आप सभी सर से लाभान्वित होंगे। और जिस प्रकार से हौसला अफजाई करने के लिए महफिलों में आप तालियां बजाते हैं, तो हमारे फेसबुक का जो ये लाइव हो रहा है इसको आप लाइक करें और शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच सके और मैक्सिमम लोग इससे लाभान्वित हो सकें। और मैं अब इस सेशन को समाप्त करता हूं। सर ने अपना समय दिया, इसके लिए सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप सार्थक संवाद यूट्यूब पे जो चैनल है वहाँ पर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ पे जाके आप उसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ उसका बेल आइकॉन जरूर से जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो हमारा इस पे जाए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। 10 से 15 सेकेंड में 2 बातें मैं कहना चाहूँगा। पहली बात यह कि एक बार फिर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं सार्थक परिवार की ओर से। आप नए साल में सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, नियर अबाउट 200 वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं और मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, आप हमसे जुड़ें, आप हमसे ना जुड़ें, दैट्स सेकेंडरी। एक बार उन वीडियोज से आप गुजरें जरूर। वो मेंस के वीडियो हैं, वो प्री के वीडियो हैं, वो इंटरव्यू के वीडियो हैं। तो एक इंटीग्रेटेड प्री मेंस इंटरव्यू, उसका एक इंटीग्रेटेड अप्रोच आपको वहां पर मिलेगा और निश्चित तौर पर वह इंटीग्रेटेड अप्रोच आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी होगा। रोशन सर बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन के लिए। मैं आप सबों को भी बहुत बहुत मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि सर का एक ब्लॉग है सार्थक संवाद ब्लॉग स्पॉट पे, तो आप उसको देखें और वहाँ पर जाके उसको पढ़ें। मैं आशा करता हूँ आप बहुत ज़्यादा उससे लाभान्वित होंगे। तो आप लोगों ने अपना समय दिया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।